रात के तकरीबन 1:30 बजे थे। काली रात की चादर ओढ़े एक धुन्ना सा साहब हाथ में हथौड़ा लिए अनुपमा के दरवाजे की ओर बढ़ा। कदमों में निश्चय, आंखों में आग और सीने में दफन बस एक ही मकसद, बदला। हथौड़े के बस एक ही वार के सामने सहमे हुए दरवाजे ने भी घुटने टेक दिए और गुमनाम कातिल अनुपमा के घर में घुसा। खतरा और भी करीब, और बढ़ता गया। अनुपमा के कमरे जहां वो आने वाले मौत से अनजान राहुल के सपनों में खोई चैन की नींद सो रही। लेकिन मौत का सामान वो हथौड़ा नहीं, वो गुलाबी दुपट्टा था, वो आंचल जिसे कभी राहुल ने थामकर अनुपमा को अपनी बाहों की आगोश में घेरा था। आज यही आंचल अनुपमा को मौत की आगोश में ले जाने वाला था। अनुपमा की आंख खुली तो सिर्फ बंद होने की, क्योंकि फंदा अब गले में था। सांसें हलक में, जान मौत की दहलीज पर। जिंदगी उसका दामन छोड़ रही, हमेशा के लिए। मकसद खत्म हो चुका था, पर कातिल का खेल नहीं। उसने अनुपमा के बेजान शरीर को सीधा किया और फिर अनुपमा के मनपसंद मोगरे के फूलों की सेज बिछाई। उसकी आंखों पर उसके वही 2 लकीर सिक्के जो उसके बचपन के दोस्त अनुज को 20 साल पहले दिए थे। और फिर कमरे में बजा साइड टेबल पर रखे पुराने ग्रामोफोन से अनुपमा और अनुज के बचपन के प्यार का वो गीत। और जिस तरह एक लिखे हुए दस्तावेज का अंत होता है हस्ताक्षर, एक स्प्रे कैन से काले पेंट से कातिल ने अपनी आखिरी सलामी लिखी दीवार पर। तुम मेरी थी, मेरी हो, मेरी रहोगी, मेरी रहोगी। क्या दिल होता, तुमने तो मुझे डरा दिया। इतने बड़े मिस्ट्री राइटर जिनकी भयानक किताबें पढ़कर लाखों लोग डर के मारे सो नहीं पाते, उसकी बीवी ने उसे डरा दिया। अगर आपके फैंस ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे, मिस्टर निखिल मिश्रा? मेरे फैंस अगर ये बात सुनेंगे तो यही कहेंगे, ये काफी समझदार और सुलझा हुआ राइटर है, अपनी बीवी से डरता है, सुखी रहेगा। अच्छा, तुमने जो आइडिया दिया था उस पर मैं अपनी नई नॉवेल के लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर रहा हूँ। माइनर चेंजेस हैं, लेकिन थैंक्स टू यू काफी फर्क पड़ा। सुनो ना बाबा ना, इतनी रात को एक खून खराबे किस्से कहानी मुझे नहीं सुनना है। तुम और तुम्हारे मर्डर मिस्ट्रीज। कभी तो आदर्श बीवी की तरह बिहेव किया करो। तुम्हारे सनकीपन को झेलती हूँ, क्या ये कम आदर्शवाद है? रात के 2 बजे, अब तक तो उल्लू भी सो गए होंगे। एक उल्लू है जो अभी तक जगा हुआ है। रमन सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड नाइट कहूं? गुड तो मेरे लिए तब होगा निखिल जब तुम अपनी ये पहली सीक्रेट नई किताब कंप्लीट कर दोगे। अच्छा, कहां तक आई तुम्हारी ये गाड़ी? आखिरी चैप्टर लिख रहा हूं। आज फ्राइडे है, मंडे को पूरा का पूरा नॉवल आपके पब्लिशिंग हाउस भेज दूंगा। ये बात पिछले 8 फ्राइडे से तुम मुझसे कहते आ रहे हो निखिल। पता नहीं कब आएगा तुम्हारा ये मंडे। तुम्हारे फैंस की जो ये लंबी लाइन लगी है ना, उसमें सबसे आगे हम ही तो खड़े हैं, जो पूरी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी अगली सुपरहिट नॉवेल का। नहीं सर, आप मेरे फैन नहीं, आप मेरे मेंटोर, मेरे अन्नदाता।
अगर आप नहीं छापेंगे तो मेरे लिखने का क्या फायदा? मंडे, आई प्रॉमिस। कहानी कैसे जा रही है आगे? यूं समझ लीजिए कि जान ले लेगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गुड नाइट। वेल थैंक्स। दबंग साहब, उठा ही सही कभी हमारी भी तारीफ कर दिया कीजिए। भाई राइटर हम भी बुरे नहीं है, जो भी लिखते हैं दिल से लिखते हैं। और क्या? अरे सर, पिछली बार मेरी और उसकी बुक के सेल्स में सिर्फ 1000 कॉपीज का फर्क। हाँ हाँ बिल्कुल। हम भी कुछ कम हिट राइटर नहीं है सर। वो बात नहीं है त्रिपाठी, बट जस्ट कोट गाली है। और भी दुनिया में लेखक बहुत अच्छे। निखिल मिश्रा का है अंदाज़े बयां है कुछ और। Cheers. Cheers, gentlemen. डोंट बिलीव दिस। मिसेस बिलिमोरिया, बाहर का मेन डोर आपने ठीक नहीं कराया अभी तक। रिलैक्स मिसेस बिलिमोरिया, क्या पढ़ रही हैं आप? मर्डर ही रोड बाय निखिल मिश्रा। इस नॉवेल में आप इतनी खो गई हैं, इतना ध्यान आप मेरे केसेस में देती तो क्या बात होती। एनी मैसेजेस? नो केडी, केडी ये बेस्ट सेलर राइटर है और ये इसकी लेटेस्ट बुक है, मर्डर ही रोट, इंग्लिश ट्रांसलेशन। हर सेकंड पेज पे ट्विस्ट एंड टर्न्स। तुमको भी पढ़ना चाहिए। थैंक्स मिसेस बिलिमोरिया, बट नो थैंक्स। मेरे केसेस में वैसे भी इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि और ट्विस्ट एंड टर्न्स मेरे जीवन में आए तो मैं स्वयं ट्विस्ट एंड टर्न हो जाऊंगा। वैसे आपको ये पुस्तक हिंदी में पढ़नी चाहिए, दुगना लाभ होगा, मजा भी आएगा और आपका शब्दकोश भी सुधरेगा। मैं तो इसकी नेक्स्ट बुक के लिए वेट कर रही हूँ। सुना है नेक्स्ट मंथ उसका न्यू रिलीज होगा। अब वो बुक तभी रिलीज होंगी जब निखिल जेल से रिलीज होंगे। आपकी तारीफ? मैं तिलोत्तमा मिश्रा, निखिल मिश्रा की वाइफ। स्मॉल वर्ल्ड। अभी अभी आपके पतिदेव के बारे में ही चर्चा हो रही थी। आज सुबह ही पुलिस ने निखिल को किसी रजनी कायस के मर्डर के लिए गिरफ्तार कर लिया है। निखिल की नई नॉवेल मौत के परिंदे, उसमें अनुपमा का मर्डर बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से रजनी का मर्डर हुआ। मेरा मतलब है कि हर डिटेल, हर चीज, सब कुछ सेम टू सेम। मिसेस मिश्रा, मुझे यहाँ कोई समस्या नजर नहीं आ रही। निखिल जी की पुस्तकें लाखों लोग पढ़ते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति ने ये पुस्तक पढ़कर उसकी नकल की हो। मैं आपकी इस बात को मान लेती अगर ये किताब छपी होती, मगर ये किताब मौत के परिंदे अब तक ये छपी भी नहीं है। निखिल इस किताब को लिख रहे हैं और इस किताब के बारे में सिवाय निखिल के किसी को नहीं पता था, किसी को भी नहीं। ऐसी आखिर हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हमारे रास्ते से हट ही गया। जनाब अपनी ही कहानी को हकीकत बनाने चले थे। भाई त्रिपाठी, मुझे तो लगता है कि इस बार का बेस्ट सेलर या तो तुम्हारा होगा या हमारा। सलमान भाई, जरा सोचो, जरा समझो। बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो गुड पब्लिसिटी। इस विवाद के चलते लोगों में निखिल की किताब पढ़ने की उत्सुकता और बढ़ेगी, और अगर किसी तरह वो इस केस से छूट पाया ना, तो मान लीजिए मेरी बात, उसकी बुक के सेल्स 2 गुना नहीं 3 गुना बढ़ जाएंगे, और इस साल के सारे अवार्ड्स भी उसी की झोली में। कुछ समझे आप? बात तो सही है त्रिपाठी। ओह मिस्टर केडी पाठक, आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितना सुकून मिला है ये सुनकर कि निखिल का केस आप लड़ रहे हैं। थैंक गॉड आप आ गए। देखिए, द बॉय इज इनोसेंट। आप प्लीज उसे बचा लीजिएगा, नहीं तो मैं
जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। आप कौन? जी, ऐसा है कि एक तरह से उसके यहां होने का कारण मैं ही हूं। प्लीज हेल्प हिम। मिश्रा जी, ये कौन थे? श्रीश धवन मेरे पब्लिशर हैं। मेरी पहली नॉवल इन्होंने पब्लिश की थी। काफी उपकार है इनके मुझ पर। ऐसी। ये बताइए मिश्रा जी, आपने अपनी नई पुस्तक किसी को पढ़ने दी थी? मैं अपने काम को लेकर काफी सीक्रेटिव रहता हूँ केटी। जब तक पहला ड्राफ्ट नहीं बन जाता मैं किसी को नहीं सुनाता। मिश्रा जी, स्पष्ट है कि कोई तो व्यक्ति है जिसने आपकी ये नई पुस्तक पढ़ी और फिर आपकी पटकथा की नकल करके रजनी कायस्थ की हत्या की। नो चांस। मेरी कहानी की एक ही कॉपी है जो मेरे लैपटॉप पर है, जिसका पासवर्ड सिर्फ मेरे पास है, मेरी वाइफ के पास भी नहीं। और ये प्रिंटआउट्स मैंने खुद निकाले, एक ही सेट। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी किताब पढ़ के नहीं बल्कि मेरा दिमाग पढ़ के खून किया है, मुझे फंसाने के लिए। रजनी को जानते थे आप? नहीं, सुना है कि वो किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी थी, लेकिन जहां तक मेरी समझ है मेरी कहानी की पात्र अनुपमा और रजनी में कोई समानता नहीं। दोनों की हत्याओं में तो है। नहीं। मकसद खत्म हो चुका था, पर कातिल का खेल नहीं। उसने अनुपमा के बेजान शरीर को सीधा किया और फिर अनुपमा के मनपसंद मोगरे के फूलों की सेज बिछाई और फिर उसी फूलों से उसके शरीर को ढका और उसकी आंखों पर उसके वही 2 लकी सिक्के जो उसके बचपन के दोस्त अनुज को 20 साल पहले दिए थे और रखे। और फिर कमरे में बजा अनुपमा और अनुज के बचपन के प्यार का वो गीत साइड टेबल पर रखे हुए ग्रामोफोन से। और जिस तरह एक लिखे हुए दस्तावेज का अंत होता है हस्ताक्षर, एक स्प्रे कैन से ब्लैक पेंट से कातिल ने आखिरी सलामी लिखी दीवार पर, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी। रोंगटे खड़े हो गए। कमाल लिखते हैं आपके हाथों में जादू है। मतलब इतनी गहराई से लिखते हैं आप कि पढ़ने वाले को तो यूं खून यूं सामने होते हुए दिखता है। फिर क्यों यूं प्रैक्टिकली फिजिकली जाकर खून करने की क्या जरूरत क्या थी? है आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अब तक ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि मेरे मुवक्किल ने रजनी कायस्थ की हत्या की है। हत्या स्थल पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं पाए गए, कोई ऐसा सुराग भी नहीं पाया गया योर ऑनर जो इस बात का संकेत हो कि निखिल मिश्रा जी ने रजनी जी की हत्या की है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। साबित नहीं हुआ तो कर देंगे 10 मिनट। योर ऑनर, अब तो आप भी जान गए होंगे और मान भी लेंगे कि रजनी कायस्थ का खून हूबहू बिल्कुल उसी तरह हुआ है जिस तरह से निखिल मिश्रा चाहते थे। सॉरी, जिस तरह से उन्होंने लिखा था। जी नहीं, ऐसा नहीं। स्पष्ट किए देता हूं। किताब में गुलाबी रंग के दुपट्टे का जिक्र है, जबकि हत्या नीले रंग के दुपट्टे से की गई है। किताब में मोगरे के फूलों का जिक्र है, जबकि यहां तो चमेली के फूल हैं। और किताब में दीवार पर जो लिखावट थी वो काले रंग में लिखी गई थी, जबकि यहां लाल रंग का प्रयोग किया गया है। जायसवाल साहब, अंतर है। आपके ऑब्जर्वेशन को मानना पड़ेगा सर। माना मैंने कि जो डिटेलिंग है उसमें कुछ अंतर है, लेकिन आप क्या मनवाना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं जायसवाल साहब कि ये हत्या मिश्रा जी ने नहीं, किसी और ने की है।
अगर ये हत्या मिश्रा जी ने की होती तो स्वयं इनकी लिखी हुई जानकारी ये क्यों भूल जाते? कम ऑन पाठक साहब, अब दुपट्टे का रंग नीला ना होके गुलाबी हो गया तो क्या हुआ? दुपट्टे का रंग बदला है, खून का रंग नहीं। और जैसे कि मिश्रा जी की किताब में जो क्या विस्तृत रूप से जो वर्णन किया गया है, वो फूल, वो ग्रामोफोन, व्हाटएवर, खून भी उसी तरह से हुआ ना। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसी और ने शायद पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, किसी और ने ये किताब पढ़ी ही नहीं है। आपको विश्वास नहीं होता? चलिए पूछते हैं मिश्रा जी से। मिश्रा जी, सही कह रहा हूं मिश्रा जी? राइट। और एक बात बता दीजिए कि ये रजनी कायस्थ के साथ आपका क्या रिश्ता था? मैं रजनी को नहीं जानता था। पक्का? ऑफ कोर्स पक्का। चलो, आप रजनी कायस्थ को नहीं जानते थे, तब ये बताइए कि आपकी इस किताब के बारे में और कौन जानता था? जी वैसे तो कोई नहीं। नहीं, वैसे मतलब कैसे? आई मीन मेरी वाइफ तिलोत्मा जानती थी मेरे बुक के बारे में, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं। इतनी डिटेल में नहीं पता था कि जिस तरह से डिटेलिंग में वर्णन किया गया था किताब में, उस डिटेलिंग से वो खून कर सके। यही कहना चाहते हैं ना? सोचिए सोचिए। अच्छा, कोई और? मिश्रा जी, आप राइटर हैं, किसी की तकदीर लिखने का ये आखिरी मौका है। मेरा मतलब है अपने आप को निर्दोष ठहराने का और किसी और को दोषी ठहराने का ये आखिरी मौका है भैया। जी नहीं, ऐसा कोई और नहीं है जो मेरी किताब को इस बारीकी से जानता हो। प्रश्न है मेरे मन में जायसवाल साहब। मेरे लिए, इनके लिए? नहीं, आप ही के लिए, क्योंकि आप ही ने अभी अभी कहा कि मिश्रा जी के अतिरिक्त और किसी को इनकी पुस्तक के बारे में ज्ञान नहीं था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तो इन पर संदेह जाने का कारण ये था कि हत्या का वर्णन और इनकी पुस्तक में हत्या का वर्णन मेल खाते। पुलिस को कैसे पता चला? पुलिस ने तो यह किताब पढ़ी नहीं थी। Am I right or am I right? साइलेंस प्लीज। मिश्रा जी, बताइए कि पुलिस को इस बारे में सूचित किसने किया था? जी हाँ, मैंने ही पुलिस को बताया था निखिल के बुक के बारे में। हाँ धवन साहब, ये तो हम जानते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि निखिल जी के कथन के अनुसार केवल ये ही जानते थे अपनी पुस्तक के बारे में। आपको इस पुस्तक की जानकारी कहाँ से मिली? पिछले महीने निखिल अपना लैपटॉप लेकर मेरे ऑफिस में आया था अपने प्रोग्रेस के बारे में बताने के लिए। खुद तो उसने अपनी किताब के बारे में कुछ नहीं बताया, बट आई वॉज क्यूरियस। इसलिए जब वो उठकर बाथरूम चला गया, मैंने उसके लैपटॉप को घुमाकर जो उसने लिखा था पढ़ लिया। Curiosity kills the cat, Mr. Dhawan. Anyway, बाथरूम जाकर लौटने को 5-10 मिनट लगते हैं। ताज्जुब है कि आपने इतने कम समय में पूरी पुस्तक पढ़ ली। नहीं, मैंने मैथ्स सिनॉप्सिस पढ़ा। मैंने सिनॉप्सिस पढ़ी, आपने कहानी का संक्षेप पढ़ा, लेकिन कहानी के संक्षेप में इतनी विस्तृत जानकारी तो होती नहीं। किस रंग का दुपट्टा इत्यादि इत्यादि। जिसमें लिखा था कि नायिका की मौत स्टोरी के एंड में फूलों की सेज पर होती है। तो उसी दिन पुलिस कमिश्नर साहब एक पार्टी में मुझे मिले। उन्होंने रजनी की हत्या के बारे में बताया। फिर मैंने भी, जैसा हम कैजुअली बोलते हैं ना, कि निखिल के बुक के बारे में बताया। उसमें भी नायिका की मौत ऐसे ही होती है। जो आपने मुझसे बात कही थी कि आप ही के कारण
निखिल जी की ये दुर्दशा है। अब मैं उस बात का तात्पर्य समझा कि यही कारण था जो आपने वो बात कही थी, या कोई और भी कारण है? हाँ हाँ, यही एक वजह थी, और क्या वजह हो सकती है? यही, आप ही ने निखिल मिश्रा की बुक की कॉपी की, आप ही ने रजनी कायस्थ का खून किया ताकि निखिल मिश्रा फंस जाए। करें पाठक सर? क्या बात है जायसवाल साहब, आई एम इम्प्रेस्ड। सही कहते हैं, संगत का असर होता है। अब देखिए ना, मेरे साथ रह रहकर आप भी उचित मुद्दा उठाने लगे। तो बताइए अथवत साहब, क्या ऐसा हुआ था कि आपने मिश्रा जी की किताब पढ़ी और उससे इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर ये हत्या की और इन्हें फंसाया? मैं निखिल को क्यों फंसाऊंगा? अरे वो तो मेरे बेटे जैसा है, शुरू से मैंने कितनी हेल्प की है उसे। जी हाँ, धवन सर मेरा नुकसान क्यों चाहिए? इसे तो उन्हें नुकसान होगा। करेक्ट, सही बयान दे। अब मिश्रा जी, एक छोटा सा सही बयान और दे ही दीजिए कि आप ही ने रजनी कायस्थ को। मैंने आपसे कहा ना, मैं रजनी को नहीं जानता था। मैं भूल जाता हूँ आप रजनी को। कभी कोई पार्टी वगैरह में मिले तो फिर हो सकता है कहीं कभी किसी बुक लॉन्च पे कुछ ऐसा। आप फिर से वही बात कर रहे हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन इज कोर्सिंग द विटनेस। जायसवाल साहब मेरे मुवक्किल पर दबाव डाल रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, आजकल के दौर में चलचित्र के निर्गमन से पहले ही, उसके रिलीज से पहले ही उसकी चोरी की हुई पायरेटेड कॉपी इंटरनेट पर आ जाती है। हो सकता है ऐसा कुछ मिश्रा जी की पुस्तक के साथ भी हुआ हो। प्रकाशन से पहले ही किसी ने इनकी पुस्तक चुराई हो, उससे प्रेरित हुआ हो और उसकी नकल करके यह हत्या की हो और इन्हें फंसाया हो। सवाल, पाठक साहब सिर्फ सवाल उठा रहे हैं जो कोई भी उठा सकता है और ऑनर। कब, क्यों, कहां, कैसे, अदालत में तो ये सब चलते रहता है, लेकिन जवाब, जब तक सवाल का जवाब ना हो तब तक सवाल में दम नहीं होता है। मैं सवाल पूछने के साथ साथ जायसवाल साहब किसी को अपनी कुर्सी से उठाकर यहां तक लाना चाह रहा था ताकि वो यहां आकर मेरे प्रश्न का उत्तर दे। योर ऑनर, मैं मिस्टर गुलशन त्रिपाठी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। मिस्टर गुलशन त्रिपाठी, आप भी एक लेखक हैं। मिश्रा जी की तरह अनेक रोमांच से भरे मर्डर मिस्ट्रीज लिखे हैं आपने, क्या यह सत्य है? जी। तो एक प्रकार से तो आप मिश्रा जी के प्रतिद्वंदी हुए। जी। क्या बात है, आप इतना डर क्यों रहे? पानी पिएंगे? नहीं, मैं ठीक हूँ। दरअसल ये इन्होंने इनकी नॉवेल में क्या लिखा है मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या ना कि हम लोग हमारे काम कभी शेयर नहीं करते। गुलशन त्रिपाठी @zingmail.com आप ही का ईमेल आईडी। तो आप अपना ईमेल चेक करते हैं रोजाना या हर दूसरे दिन? जी, दूसरे दिन। कुछ समय पहले एक ईमेल भेजा आ गया था। ये जो है त्रिपाठी साहब, ये मिश्रा जी के लैपटॉप से निकाली गई इनके ईमेल आईडी की सेंट बॉक्स की उसका प्रिंट आउट है। यहाँ देखिए, गुलशन त्रिपाठी @zingmail.com। इसके साथ में एक अटैचमेंट भी है, मौत के परिंदे, अंतिम अध्याय, द फाइनल चैप्टर। मैंने गुलशन को कभी अपनी किताब या उसका कोई भी हिस्सा कभी भी मेल नहीं किया। मैं जानता हूं कि आपने नहीं भेजा, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब त्रिपाठी साहब ही हमको बताए कि ईमेल अंततः आपको भेजा किसने? किसने? मैंने मना किया था तुम्हें, मत करना ये सब। मेरी बात माने नहीं। देखो, सदिया ना मुझे। तिलोत्मा, मैंने ही गुलशन को निखिल की किताब का आखिरी चैप्टर मेल किया था। मिश्रा जी, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी थी? जी नहीं। I mean, हाँ, तिलोत्मा और गुलशन की दोस्ती के बारे में जानता था। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे पूछे बगैर मेरे सबसे बड़े राइवल को तुमने मेरी किताब क्यों भेजी? तुम्हारे लिए, तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए। जज साहब, पिछले कई दिनों से निखिल अपनी किताब की आखिरी अध्याय को लेकर बहुत परेशान था। वो अपने आखिरी अध्याय में
बुरी तरह से अटक गया था, जिसकी वजह से निखिल का मूड हमेशा ऑफ रहता था। और तो और इन सब की वजह से हम दोनों के बीच में झगड़े शुरू होने लगे। बस मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं गया, मुझसे निखिल की परेशानी देखी नहीं गई। इसलिए मैंने मदद के लिए ईशन को फोन किया। क्या मुझे निखिल की नई बुक का ड्राफ्ट मेल करना चाहती हो? मगर क्यों? ताकि तुम वो आखिरी चैप्टर पढ़कर निखिल की मदद कर सको, उसे कोई सलाह दे सको, जिससे वो अपनी बुक पूरी कर सके। गुलशन, मैं जानती हूँ कि निखिल की तरह तुम भी एक एक्सपर्ट मिस्ट्री राइटर हो। वो मेरी सलाह क्यों लेगा? तुम जानती हो ना, वो तो मुझसे चिढ़ता है। देखो गुलशन, तुम अपनी राय, अपनी सलाह मुझे बता देना और मैं निखिल को, और उसे पता नहीं चलेगा कि मैंने तुमसे मदद ली है। जज साहब, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर में शांति चाहती थी। निखिल, मेरा यकीन मानो, मेरा कोई बुरा मकसद नहीं था मेरा कोई बुरा मकसद। क्षमा मांगने का समय मिलेगा आपको। योर ऑनर, रजनी कायस्थ हत्याकांड में पुलिस का निखिल मिश्रा जी पर संदेह जाने का एक ही कारण है कि इनकी पुस्तक में हत्या का विवरण और असल हत्या का विवरण मेल खाता है। अब तक अदालत के समक्ष ये बात थी कि मिश्रा जी के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को भी इस विवरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब अदालत में यह स्पष्ट हो चुका है कि 3 और व्यक्ति इस पुस्तक के बारे में जानते थे। सर्वप्रथम इनके प्रकाशक श्री शिरीष धवन, द्वितीय इनकी धर्मपत्नी श्रीमती तिलोत्तमा मिश्रा, और तीसरी इनकी पत्नी के घनिष्ठ मित्र श्री गुलशन त्रिपाठी जी। इसके चलते योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर संदेह 75% कम हो जाता है, और मुझे पूरी अपेक्षा है कि मेरे होनहार मित्र भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। जी नहीं, आपने कहा और मैंने माना, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि क्या है, मिस्टर त्रिपाठी, मिसेस मिश्रा और श्री धवन जी, इन्होंने भले ही किताब पढ़ी हो, लेकिन ये तीनों में से कोई भी रजनी कायस्थ को जानता नहीं था, और जब जानता नहीं था तो वो रजनी कायस्थ के मौत का अध्याय क्यों लिखेगा? जायसवाल साहब, संभवतः आप ये भूल रहे हैं कि मेरे मुवक्किल ने भी अपने कथन में कहा कि वो रजनी कायस्थ को नहीं जानते थे। एक मिनट, आप अगर बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। कहें? मैं जरा पूछना चाहता हूँ। हाँ, मिश्रा जी से। बी माय गेस्ट। हाँ मिश्रा जी, जैसे कि अभी पाठक साहब ने बताया कि मैं भूल रहा हूँ, आपने जो वो स्टेटमेंट दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी भूल रहे हैं कि आपका रजनी कायस्थ के साथ कोई रिश्ता था? कहीं ऐसा? अगेन, मैंने आपसे कहा ना, मैं रजनी को नहीं जानता। रजनी और मेरा क्या ताल्लुक? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, रजनी से आपका क्या ताल्लुक? अब फिर से? नहीं, जस्ट ट्राइंग टू बी श्योर, दैट्स इट। मतलब रजनी को आप नहीं जानते, कभी किसी भी तरह से कोई मुलाकात हुई नहीं है, जान पहचान, मतलब कोई फेसबुक या ट्विटर या कुछ? ओ बाबा, गुस्सा, डर गया। चलो ठीक है, आपकी बात को मैं मान लेता हूं पाठक साहब कि वो रजनी कायस्थ को नहीं जानते थे। शायद रजनी कायस्थ आपको बहुत अच्छी तरह से जानती थी मिश्रा जी, नहीं? योर ऑनर। अरे क्या हुआ, घबरा गए? पसीने छूट रहे हैं, रुमाल दूं? नहीं, देखो,
एक ऑप्शन ये भी है, जैसे आपकी नॉवेल्स में होता है कि ये आप है ही नहीं, आपका जुड़वा भाई, या तो फिर आपका हम शक्ल है, ऐसा कुछ। आई लव दिस पार्ट। गहरी खामोशी, योर ऑनर, साइलेंस स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। ये खामोशी ये साबित करती है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं, है ना पाठक साहब? योर ऑनर, इस बात को साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रजनी कायस्थ के बड़े भाई अविनाश कायस्थ। मेरा नाम अविनाश है सर। रजनी मेरी बहन थी। उसकी मौत से 1 हफ्ता पहले वो मेरे पास आई थी और उसने। रजनी, क्या बात? मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से बहुत परेशान हूँ। कुछ नहीं भैया। भाई हूँ तुम्हारा, बोलो क्या बात? भैया वो कोई है जिससे मैं प्यार करती थी। 6 महीने से हमारा अफेयर था, लेकिन अब नहीं है। मैं उससे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहा, धमका रहा है मुझे। इमोशनल ब्लैकमेल। कौन है वो? एक राइटर है। नाम तो होगा ना उसका? फॉरगेट इट भैया, मैं उसे भूल चुकी हूँ। शादीशुदा आदमी है। उसके प्यार में पड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मैं बात करूँ उससे? नहीं भैया, फॉरगेट इट, मैं हैंडल कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अगर मुझे पता होता कि तुम ही निखिल मिश्रा हो, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारता। और जब तक मुझे पता चला बहुत देर हो चुकी थी। हाँ अविनाश जी, अफसोस देर तो हो चुकी थी, लेकिन अब आयम जायसवाल अंधेर नहीं होने देगा इस अदालत में। मिश्रा जी, कम ऑन, बोलिए ना, लेट अस नो द फैक्ट। बता दीजिए ना, बताइए सच क्या है? बता दीजिए अदालत को, क्या आप रजनी कायस्थ को जानते थे और आपने रजनी कायस्थ का खून किया है? टेल अस। जी, मैं रजनी को एक बुक कॉन्फ्रेंस में मिला था। 6 महीनों से हमारा अफेयर चल रहा था। तिलोत्मा या किसी और को इस बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन इतना ही सच है, मैंने उसे नहीं मारा है। I haven't killed her. Leave it to me to prove it, whether you killed her or not. ये मैं बताऊंगा कि आपने रजनी कायस्थ को क्यों मारा, क्योंकि वो आपको छोड़ना चाहती थी। आप उसे धमका रहे थे, लेकिन धमकी का कोई असर नहीं हुआ, तो आखिरी रास्ता खून। The fiction became the fact. तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी। योर ऑनर, इसी के साथ किस्से और कहानी का दी एंड। केरी, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पर मैं और क्या करता? मैं कैसे सबको बता देता कि मेरा रजनी के साथ अफेयर था? ये बात तिलोत्मा को पता चल जाती, पुलिस को, सारी दुनिया को पता चल जाती। इससे मेरा केस तो खराब होता ही, लेकिन साथ ही साथ मेरी इमेज भी खराब हो जाती। इमेज?
आपको इमेज की पड़ी है। यहां आपका जीवन दांव पर लगा हुआ है, उसका कुछ नहीं। अब इसके बाद तो प्रोसिक्यूशन को छोड़िए, मुझे संदेह हो रहा है कि रजनी की हत्या आपने की है, किसी और को नहीं। मुझे तो बताना चाहिए था। केडी, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, एक बात है जो मैंने किसी को नहीं बताई। बताइए, क्या है? ये है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैंने अपनी कहानी किसी के साथ शेयर नहीं की थी, लेकिन अपनी अधूरी नॉवल की कॉपी मैंने रजनी को दी थी। सुपर्ब, कमाल करते हैं आप मिश्रा जी। एक तो इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया, और फिर आपने अपने उपन्यास की कॉपी रजनी को दी, ये बात भी नहीं बताई। अब बता रहे हैं। दरअसल बात यह है कि वो मेरी बहुत बड़ी फैन थी, और मैंने उससे वादा किया था कि अपनी नॉवल मौत के परिंदे की पहली कॉपी उससे ही लूंगा। कॉपी लौटाई थी उसने पढ़ने के बाद? नहीं, उसने कॉपी वापस तो नहीं दी, और अब वो कॉपी कहाँ है मुझे नहीं पता। लेकिन हो सकता है कि किसी ने उस कॉपी को पढ़ के रजनी की जान ली हो, उसी अंदाज में। हाँ, संभवतः ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन कैसे पता लगाएं कि रजनी की अतिरिक्त और किसने ये नॉवल पढ़ी? सिर्फ रजनी बता सकती थी, और दुर्भाग्यवश अब वो रही नहीं। केडी, प्लीज मुझे सिचुएशन से निकाल दो। आई प्रॉमिस, मैंने रजनी को नहीं मारा है। और देखो, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, अपनी बीवी को धोखा दिया। एक बार मैं बच गया तो मैं तिलोत्तमा से उसके पैर पकड़ के उससे माफी मांग लूंगा। प्लीज हेल्प मी। और कोई ऐसी बात है जो आपने मुझे नहीं बताई? और फिर मानो कि मंजुला इस दुनिया से अचानक गायब हो गई। ना उसकी कोई खबर, ना कोई निशान। फिर 8 दिन बाद जब वो ऑफिस नहीं है, ना उसने अपना फोन उठाया, ना घर का दरवाजा खोला। उसकी बहन शामली को शक, और उसने पुलिस को फोन किया और वहां पहुंची। सर, 2 हफ्तों से हम दिल्ली से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दीदी ना कोई फोन उठा रही है और ना कोई रिप्लाई कर रही है, और यहाँ आके देखा कि दरवाजा लॉक है। हम देखते हैं। पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में घुसी। एक घर जो खामोश गवाह की तरह एक घिनौना राज छिपाए हुए था। और फ्रिज खोलते ही उसमें मिली 2 हफ्तों से जमी शामली की लाश। एक डोर से ऐसे बंधी हुई जैसे वो एक तोहफा। आंखों पर चढ़े सनग्लास, बालों में मुरझाए फूल, बदन पर फैले हुए जहर का नील। सर, दीदी की फोटो मिला है। निखिल मिश्रा, उसकी एक और प्रेम कहानी। 19 जून का डेट है। 19 जून से लाश इस फ्रिज में है। इसके 1 दिन बाद रजनी कायस्थ का खून हुआ था, 20 जून को, जब निखिल मिश्रा आजाद था। एक और कत्ल। बैड न्यूज फॉर केडी पाठक। दीपाली सिन्हा। मिश्रा जी, कौन है दीपाली सिन्हा? वो मेरी बहुत बड़ी फैन थी। हम लोग दिल्ली में मिले थे, हमारा अफेयर हुआ था, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। क्यों? दीपाली सिन्हा की हत्या कर दी गई है। व्हाट? कैसे? उनका मृत शरीर फ्रिज के अंदर मिला मिश्रा जी, रिबन से बंधा हुआ, तोहफे की तरह। केडी, ये तो मेरी नॉवल मरते दम का एंड है। मेन कैरेक्टर की डेथ ऐसी हुई थी। जी केडी, लेकिन मैं कैसे मर्डर कर सकता हूँ? मैं तो जेल में हूँ। 19 जून को जब दीपाली मारी गई थी, उस दिन तो आप जेल में नहीं थे मिश्रा जी। यू मीन टू से कि पुलिस को लगता है कि मैंने दीपाली का मर्डर किया? प्रॉमिस, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे 1 साल से मिला तक नहीं, ना बात हुई है उससे।
मैंने कुछ नहीं किया है। अब चाहते हुए भी आप पर विश्वास करना कठिन है मिश्रा जी। केडी प्लीज। चलिए बताइए, और कोई अफेयर, कोई संबंध जिसके बारे में हम नहीं जानते? हाँ, एक और लड़की थी, 2 साल पहले दिल्ली में मिली थी, मेरी असिस्टेंट थी। अब हमारा अफेयर हुआ था, लेकिन अब हम वी आर जस्ट फ्रेंड्स। नाम? अब लावण्य में। पता? क्यों? क्योंकि जिनके साथ आपके संबंध थे उनमें से 2 मारी जा चुकी है। हो सकता है इनकी बारी अगली हो। पता बताइए। यस सर, आपका डर सही निकला सर। लावण्या मेहरा की लाश उसके बिल्डिंग के टेरेस के एम्प्टी वाटर टैंक से मिली है। पुलिस का कहना है कि 2 हफ्ते से लाश वहीं पड़ी थी। अगर आप टिप ऑफ नहीं देते तो लाश मिलती ही नहीं। जी ओके सर। अब ये करण कौन हो सकता है? करण खोसला असली में कोई नहीं है दवे, कैरेक्टर है। निखिल मिश्रा की किताब अंधा प्यार, उसमें हीरो का नाम है। उस किताब में हीरोइन की लाश भी इसी तरह वाटर टैंक में मिली थी। उसके हाथ ऐसे ही बंधे हुए थे और माथे पर इसी तरह करण का नाम गुथा हुआ था। यानी कि निखिल मिश्रा की एक और किताब का क्लाइमैक्स सच हुआ। हम अफ्रेड सो, लगता है किसी ने निखिल मिश्रा की कहानियों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया। किसी ने नहीं वरुण, खुद निखिल मिश्रा ने। शायद तुम्हें पता नहीं है कि इस केस में उसके खिलाफ कितने सबूत मिले। उसकी उम्र कैद नहीं होगी, सीधे फांसी होगी, और साथ में तुम्हारे बॉस केडी का केस लटकता रहेगा। 3 मुस्कुराहटें, 3 स्माइलिंग फेसेस योर ऑनर, और 3 खूबसूरत चेहरे, दीपाली सिन्हा, रजनी कायस्थ और लावण्य मेहरा योर ऑनर। योर ऑनर, इन तीनों लड़कियों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिवाय कि ये तीनों कभी ना कभी मशहूर और होशियार लेखक निखिल मिश्रा के हवस का शिकार। निखिल मिश्रा का इन तीनों के साथ शर्मनाक अफेयर था। झुका लीजिए अपना सर, शर्म से झुकना ही चाहिए मिश्रा जी। योर ऑनर, निखिल मिश्रा ने एक एक करके इन तीनों को धोखा दिया, और फिर भी जब पीछा नहीं छूटा इन लड़कियों से, तो एक एक करके निखिल मिश्रा ने इन तीनों को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले बारी थी दीपाली सिन्हा की। 19 जून के दिन मिश्रा जी की किताब मरते दम तक के अंदाज में फ्रिज में फ्रोजन मर्डर। मिश्रा जी अक्सर तौर पे देखा जाए तो हम लोग फ्रिज में फल इत्यादि वगैरह वगैरह रखते हैं, सब्जियां। आप लाशें रखते हैं योर ऑनर। उसके बाद 20 जून को रजनी कायस्थ की मौत के परिंदे उसी अंदाज में, फूलों की सेज, ग्रामोफोन वगैरह। और फिर बारी थी लावण्य मेहरा की, जिसके हिस्से आई अंधा प्यार, इनकी मशहूर किताब अंधा प्यार का तरीका, पानी में मौत। योर ऑनर, अब तक तो मुझे ऐसा लगता था कि मिश्रा जी ने सिर्फ रजनी कायस्थ का ही खून किया है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम इस केस को खुरेदते जाएंगे और लाशें बाहर निकलती जाएगी। यार एक बात बताओ मिश्रा जी, आदमी हो या जानवर? मैंने किसी को नहीं मारा। मैं मानता हूं कि रजनी से मैं अभी तक टच में था, लेकिन दीपाली और लावण्या, उन्हें तो कब का भुला चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा तिलोत्तमा, आई एम रियली सॉरी। मैं जितना शर्मिंदा हूं उतना शॉक्ड भी, और उतना ही गिल्टी भी। बोल लिए जायसवाल साहब? नहीं, बोलना तो बहुत बाकी है पाठक साहब, लेकिन आपको मौका दूंगा। योर ऑनर, जब एक हत्या होती है तो हम हत्या के पीछे मकसद ढूंढते हैं, हत्यारे की मानसिक प्रवृत्ति ढूंढते हैं। जब 2 हत्याएं होती है तो हम दोनों हत्याओं के बीच संबंध को ढूंढते हैं। जब 3 हत्याएं होती हैं तो हम मानसिक बीमारी को ढूंढते हैं। स्पष्ट है योर ऑनर, ये जो 3 हत्याएं हुई हैं, ये किसी मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति ने की है। योर ऑनर, मैं आपका ध्यान इस केस की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 1996
गुज्जर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केस नंबर 5413। गुज्जर सिंह ने आज का शहंशाह फिल्म देखकर हूबहू वैसी ही पोशाक सिलवाई जैसी कि उस फिल्म में नायक ने पहनी थी, और फिर रातों को वो पोशाक पहनकर उसने 5 भ्रष्ट कर्मचारियों को मौत के घाट उतारा, बिल्कुल वैसे ही अंदाज में जैसा कि फिल्म में दर्शाया गया था। इन बातों से आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं योर ऑनर कि आजकल के दौर में फैक्ट एंड फिक्शन, सच्चाई और कल्पना के बीच की लकीर धुंधलाती जा रही है। लोग काल्पनिक कहानियों को वास्तविकता में बदलते जा रहे हैं। अपराधी अपराध करता है और फिर पता चलता है कि वो किसी फिल्म से, किसी अभिनेता से प्रभावित था। जैसे कि इस उदाहरण में स्पष्ट है योर ऑनर कि मिश्रा जी की पुस्तक से प्रभावित होकर इन्हीं के किसी पागल प्रशंसक ने ये हत्याएं की हैं। वाह वाह वाह, पाठक साहब आपके चरण स्पर्श कर लूंगा। सॉरी योर ऑनर, पर चतुराई को आदर तो देना ही पड़ेगा। क्या बात है पाठक साहब, बड़ी चालाकी से आपने शक की सुई जो निखिल मिश्रा पे थी उसे घुमाकर किसी पागल फैन के नाम कर दी और कहा कि बस करोड़ों की आबादी में ढूंढते रहो, केस चलता रहेगा। पर नहीं सर, नहीं, कोई फैन नहीं, ये मैन किलर है। और इसका सबूत है मेरे पास योर ऑनर। ये बहुत ही कीमती और महंगी पेन जो पुलिस को उस फ्रिज के बाहर से मिली जिस फ्रिज में दीपाली सिन्हा की फ्रोजन लाश मिली थी। योर ऑनर, पता है ये पेन किसकी है? ये पेन मेरा है, लेकिन वहां के शराब, मेरे सबूतों का सिलसिला अब तक खत्म नहीं हुआ है। डोंट यू डेयर डिस्टर्ब मी। वेट फॉर योर टर्न। योर ऑनर, ये घड़ी मिली उस पानी की टंकी में जहां पे लावण्य मेहरा की लाश तैरते हुए मिली थी। ये भी इस वक्त उसी तरह बंद पड़ी है जैसे कि इनकी किस्मत। ये घड़ी किसकी है जानते हैं आप? नाउ इज योर टर्न। ये घड़ी तो मेरी, लेकिन मैं ना दीपाली से मिला ना लावण्य से, तो ये दैट इज द क्वेश्चन। तो फिर ये घड़ी और वो पेन कैसे पहुंचे वहां पे खुद ब खुद चलकर? नहीं, इन्हें तो मैंने तिलोत्मा को क्या मिश्रा जी? तिलोत्मा क्या? बोलिए मिश्रा जी, तिलोत्मा क्या? तिलोत्मा ने ये घड़ी और ये पेन मुझे गिफ्ट किया था। कुछ वक्त बाद ये खराब हो गए थे तो उसने वापस लेके कहा कि वो ठीक करवा देगी। लेकिन ये दीपाली लावण्य के पास कैसे पहुंच गई? एक मिनट, स्पष्ट रूप से कहिए, क्या ये कलम और ये घड़ी आपके पास नहीं, आपकी पत्नी तिलोत्मा के पास थी? जी हाँ, लेकिन योर ऑनर, मैं मिश्रा जी की धर्मपत्नी तिलोत्मा मिश्रा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। तिलोत्मा जी, बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछने वाला हूं आपसे, सोच विचार करके उत्तर दीजिएगा। मिश्रा जी ने वो कलम और वो घड़ी आपके सुपुर्द की थी। कृपया कर अदालत को बताइए कि वो कलम और घड़ी हत्यास्थल तक कैसे पहुंची। मुझे नहीं पता। पता नहीं, एक कदम पीछे लेते हैं। अदालत को बताइए कि क्या मिश्रा जी ने वो घड़ी और वो कलम आपके सुपुर्द की थी? वो दो वस्तुएं आपके पास थी? हाँ, अब नहीं, I mean, हाँ, मेरा मतलब है कि वो पेन और वो घड़ी दोनों मेरे बैग से चोरी हो गए थे। चोरी हो गई? वो दो वस्तुएं चोरी हो गई थी? तो इस बारे में आपने मिश्रा जी को बताया होगा? जी नहीं बताया। इतनी मूल्यवान वस्तुएं चोरी हुई, इसकी रिपोर्ट तो आपने पुलिस में दर्ज करवाई होगी। दरअसल वो घड़ी और पेन
गलती से मैंने फेंक दी थी। मिश्रा, थोड़ी सी उलझन है मेरे मन में। चोरी हुई थी किंतु चोरी नहीं हुई, फेंक दी थी आपने। इतनी मूल्यवान वस्तुएं जो आपने अपने पतिदेव को भेंट के रूप में दी थी, आपने यूं ही फेंक दी। क्यों फेंक दी? क्या कारण था फेंकने का? क्यों फेंकी आपने मिसेस मिश्रा? गुस्से में फेंका? क्यों इतना क्रोध क्यों आया कि आपने वो दो वस्तुएं फेंक दी? ऐसा क्या किया था मिश्रा जी ने जिसके कारण आपको ये कदम उठाना पड़ा? मिसेस मिश्रा, मैं आपको सचेत करना चाहूंगा कि आपकी चुप्पी अदालत में आपके विरुद्ध जा सकती है। कृपया कर बताइए कि ऐसा क्या किया था मिश्रा जी ने जिसके कारण आपको क्रोध आया और आपने इतनी मूल्यवान वस्तुएं जो भेंट में आपने दी थी वो आपने फेंक दी। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। आपको मिश्रा जी और रजनी के बीच के संबंध के बारे में पता था। केवल इतना ही नहीं मिसेस मिश्रा, लावण्या और दीपाली के साथ मिश्रा जी के संबंध के बारे में भी ज्ञान था। जी नहीं, ये सच नहीं है। मुझे उन लोगों के बारे में यहाँ आकर ही मालूम पड़ा है। मिसेस मिश्रा, इस केस में मैं इस पायदान तक नहीं पहुंचना चाहता था, किंतु दुर्भाग्यवश आपने मेरे लिए और कोई चारा नहीं छोड़ा। देवेंद्र सोलंकी एसोसिएट्स, ये नाम तो आपने सुना होगा मिसेस मिश्रा। क्योंकि कुछ ही हफ्तों पहले आपने मिश्रा जी और अपने संबंध का ये डिवोर्स एप्लीकेशन वहां फाइल किया था। किया था या नहीं मिसेस मिश्रा? हाँ, मैं जान गई थी, मैं निखिल की असलियत जान गई थी कि निखिल ने मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन बार धोखा दिया। इसलिए मैं निखिल से अंदर ही अंदर नफरत करने लगी थी। नफरत करने लगी थी मैं निखिल से। और इस नफरत के चलते आपने ये निर्णय लिया कि आप अपने पति को ऐसा सबक सिखाएंगी जो वो कभी नहीं भूलेंगे। साथ साथ उन 3 महिलाओं के साथ भी अपना बदला पूरा करेंगी। इसीलिए मिश्रा जी की पुस्तकों में लिखित वर्णन के अनुसार आपने उन 3 महिलाओं की हत्या की और उन हत्याओं के आरोप में आपने निखिल मिश्रा को फंसाया। नहीं, ये झूठ है सर। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने रजनी के घर में निखिल की अधूरी किताब देखी थी। एक्सक्यूज मी, किसके घर में आपने अधूरी किताब देखी थी निखिल जी की? रजनी के घर में। रजनी के घर में? इसका अर्थ यह हुआ कि आप रजनी के घर गई थी। क्यों गई थी आप मिसेस मिश्रा उनकी हत्या कर? जी नहीं, मैं तो सिर्फ उससे मिलने गई थी। पर योर ऑनर, मैं मिसेस मिश्रा से आगे कोई प्रश्न नहीं करना चाहता। द डिफेंस रेस्ट्स। तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए और डिफेंस काउंसिल के पेश किए गए सबूतों के बिना पर इस अदालत को ये यकीन हो गया है कि रजनी कायस्थ, दीपाली सिन्हा और लावण्य मेहरा की हत्याओं में तिलोत्तमा मिश्रा का हाथ है। इसलिए ये अदालत उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और निखिल मिश्रा को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। क्षमा चाहता हूं मिश्रा जी, मैं नहीं जानता था कि इस केस का परिणाम ऐसा होगा। निखिल, इसको धोखा दिया तूने। तेरे किए की सजा ये भुगतेगी।
निखिल ना, निखिल मिश्रा फ्री हो गया है। अब वो अपनी बुक कंप्लीट कर सकता है और हम फैन लोग पढ़ सकते हैं। एंड जस्टिस फॉर ऑल, नो केडी? हाय सर, हाय मिस्टर बिल मौर्य। सॉरी सर, एक्चुअली शिफाली की मदर को डॉक्टर के पास ले गया था, इसलिए लेट हो गया। व्हाटएवर यार। क्या हो सर? केस जीतने के बाद मैंने आपको कभी इतना टेंस नहीं देखा। ऑल वेल? ऑल इज नॉट वेल वरुण। मैं केस जीत गया, लेकिन क्या सत्य जीता है इस केस में? मतलब ये कि मान लेते हैं कि तिलोत्तमा ने ये प्लान बनाया, वो 3 हत्याएं की, उसके आरोप में मिश्रा जी को फंसाया। अगर ये आरोप अदालत में प्रमाणित हो जाता तो मिश्रा जी को उम्र कैद या फांसी हो जाती। दोनों का रिश्ता वैसे ही खत्म हो जाता। तिलोत्तमा को मिश्रा जी की करोड़ों की संपत्ति भी मिल जाती। तो फिर क्यों तिलोत्तमा ने कुछ हफ्ते पहले डाइवोर्स की एप्लीकेशन की? क्या आवश्यकता थी ऐसा करने की? सर होगा कोई रीजन। सर वैसे भी आज तक औरतों को कौन समझ सका है? सर शिफाली को तो मैं आज तक। लेकिन मैं अपनी वाइफ को पहचानता हूं, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे तिलोत्तमा मुझे जितनी भी नफरत कर ले, लेकिन मैं जानता हूं कि वो बिल्कुल बेकसूर है। मैं आपकी बात से सहमत हूं मिश्रा जी, बैठिए ना। मैं 10 साल से तिलोत्तमा के साथ हूं, इतना मैं जानता हूं कि वो किसी की जान नहीं ले सकती। दुर्भाग्यवश मिश्रा जी, आपका ये कहना काफी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं केडी। 3 हफ्ते पहले मेरी वाइफ मेरा केस लेकर आई थी और आज मैं अपनी वाइफ का केस लेकर आ रहा हूं। क्या तुम तिलोत्तमा के लिए लड़ोगे? ऑफ कोर्स। पागल हो गया तुम निखिल? केस लड़ोगे? अरे भूल जाओ उस तिलोत्तमा को। उसने क्लियरली तुम्हें फंसाने की कोशिश की। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि उस केडी पाठक की वजह से तुम्हें नई जिंदगी मिली। पूरा ध्यान अपनी बुक पर रखो, बुक लिखने पर रखो, पूरा फोकस रखो। तुम्हें पता है निखिल कि हम लोग डेडलाइन से 2 महीने पीछे चल रहे हैं। सर मेरी लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मेरी वाइफ पर खून का इल्जाम है और आपको डेडलाइन की पड़ी? अरे कैसी प्रॉब्लम यार, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब पता नहीं तुम हो कि कौन सी नई प्रॉब्लम शुरू करने जा रहे हो। कंसेंट्रेट, राइट द बुक। सॉरी सर, जब तक तिलोत्तमा के सर से सारे इल्जाम नहीं मिट जाते मैं आगे लिख नहीं सकता। पगला गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं कितना पैसा मैंने इसके पीछे इन्वेस्ट करके रखा है। सर अगर ऐसी बात है तो मैं आपका एडवांस आपको वापस लौटा देता। मेरा पैसा मेरे मुंह पे फेंक के मारोगे तुम? कब से इतने बड़े हो गए तुम? हाँ, याद रखो निखिल, मैंने तुम्हें बनाया है। यू बिगाड़ दूंगा, यू। आई एम सॉरी सर, अब बिगड़ने के लिए बचा ही क्या है? हाँ, मैं सलमान आलम से बात करना चाहता हूँ। हाँ, राइट ऑफ सलमान आलम। मैं समझता हूं कि आपको ये बात विचित्र लगेगी कि मैंने ही आपको दोषी ठहराया, अब मैं ही आपका बचाव करना चाह रहा हूं। जी नहीं, अब मुझे कोई भी बात अजीब नहीं लगती है। निखिल ने मेरे साथ जो भी कुछ किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मगर एक बात जरूर मुझे अजीब लगती है कि मैं ये कैसे समझ बैठी कि निखिल इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। मैं आज भी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मुझे पता है कि तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करो और इसी लायक हूं मैं। बहुत गलतियां की हैं मैंने, दोषी हूं तुम्हारा। निखिल प्लीज, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, प्लीज गो। एक बार तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाए
तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, लेकिन इस वक्त प्लीज, इस वक्त केडी को तुम्हारी मदद करने दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम किसी की जान नहीं ले सकती। निखिल, देखो तिलोत्तमा, इस समय मेरा यह जानना अति आवश्यक है कि तुम्हें मिश्रा जी के संबंधों के बारे में कैसे पता चला। सलमान आलम ने। वो राइटर, उसे मेरे बारे में कैसे? पूरी दुनिया को तुम्हारी काली करतूतों के बारे में पता था, सिवाय मेरे। तिलोत्तमा देखिए, इस समय गुस्से से नहीं सब्र से काम लीजिए। बताइए कि आपको इन संबंधों के बारे में कब पता चला? करीब 1 महीने पहले। 1 महीने पहले मुझे सलमान आलम मिला था और उसने मुझे निखिल के अफेयर्स के बारे में बताया। और जब मैंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई, और वो तस्वीरें देखकर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। और मैंने गुस्से में आकर वो घड़ी और पेन वहीं फेंक दी और सीधे वहां से डाइवोर्स लॉयर के पास चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि सलमान ने आपको वो घड़ी और कलम फेंकते हुए देखा था। हो सकता है कि उसने वो वस्तुएं वहां से उठाई हो और मिश्रा जी को फंसाया। आई एम श्योर सलमान आलम ने मुझे फंसाया। साबित करना पड़ेगा मिश्रा जी, अदालत में साबित करना पड़ेगा। सर, आपने आज की ये न्यूज़ पढ़ी? क्या है? कायस ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में। मिस्टर निर्मल कायस, सर, रजनी के पिता। सर, यहाँ लिखा है कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे अविनाश के नाम कर दी है। पेपर में लिखा है कि यह जायदाद पहले उनकी बेटी रजनी के नाम पर थी, लेकिन उसकी मौत के बाद ये सब कुछ अविनाश के नाम हो गया। ऐसी, इसका अर्थ ये हुआ कि रजनी की मृत्यु से सबसे बड़ा लाभ अविनाश का हुआ। सब कहीं ऐसा तो नहीं कि अविनाश ने अपनी बहन को? नो 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 नो, कोई भाई अपनी बहन को क्यों मारेगा? क्यों नहीं मारेगा मिसेस बेलबुरिया? इससे भी अधिक विचित्र बातें हुई हैं। और आई थिंक इस केस का अहम पहलू है, हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तू जा अविनाश के बारे में जानकारी प्राप्त कर। राइट सर। तब तक मैं लेखक सलमान आलम के बारे में जानकारी प्राप्त करता हूँ। तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? मुझे अच्छी तरह पता है तुम घुमा फिरा कर क्या पूछना चाहते हो। मैं अपनी बहन को मारूंगा अपनी बाप की प्रॉपर्टी के लिए? लेकिन आपके पिता ने आपको जायदाद से बेदखल कर दिया था और अचानक आपकी बहन की मौत। देखो, वो हमारा पर्सनल मैटर है, तुम लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपकी बहन की मौत से लेना देना हो सकता है। जब रजनी की मौत हुई आप कहाँ थे? जहन्नुम में। और अगर तुमने अभी एक और सवाल पूछा ना, वहीं पहुंचा दूंगा तुम्हें। एक तो वो निखिल खुला घूम रहा है बाहर, आजाद करा दिया तुम्हारे कैदी ने, अब तुम मेरे पीछे पड़े हो। जस्ट गेट लॉस्ट, गेट आउट। ठीक है, लगता है मेरे सवालों का जवाब अब अदालत में ही देंगे। दूंगा, भरी अदालत में दूंगा। अगर आप कोई बात करनी है कोर्ट में होगी। नाउ कैन यू प्लीज लीव? ओके। 19, 20 और 21 तारीख को मैं यहाँ पर था ही नहीं। आई वॉज इन हांगकॉन्ग। मुझे मालूम था कि मिस्टर पाठक आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं मेरा पासपोर्ट साथ लेके आया। I'll do the needful, sir. आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? इमिग्रेशन स्टैम्प पाठक साहब, ये 12 जून को और वापसी 23 जून को। योर ऑनर, यू आर राइट मिस्टर कायस्थ। आप तो यहाँ पे थे ही नहीं, और पाठक साहब जब जनाब यहाँ पे थे ही नहीं तो जब कत्ल हुआ तब तो वहाँ हांगकांग में बैठे बैठे यहाँ इंडिया में टेक्नोलॉजी इतनी तो प्रगति हुई नहीं है टेक्नोलॉजी की। क्या कहना है आपका? क्या मिला इनको घसीट कर आपको? क्षमा चाहता हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर कायस्थ। यू बेटर बी मिस्टर पाठक, लेकिन पूरी तरह सॉरी तो आप तब होंगे जब आपको पता चलेगा कि आपने इस निखिल को छुड़ा के कितनी बड़ी गलती करी है। बहुत बड़ी गलती की है और साथ में कमाल भी किया है पाठक साहब। पहले तो आगे बढ़कर आपने तिलोत्तमा जी को गिरफ्तार करवाया, और जब उन्हें छुड़वाने की बारी आई तो फिर से आगे। अब निखिल मिश्रा को वापस, मतलब कपल पैकेज, एक मैं एक तू, ऐसा कुछ। ये चटर पटर बंद करिए मिस्टर जायसवाल, अपनी जबान को लगाम दीजिए। योर ऑनर, मैं लेखक श्री सलमान आलम को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। सलमान साहब, मेरे मन में प्रश्न ये है कि पत्नी होने के बावजूद तिलोत्तमा जी को
मिश्रा जी के संबंधों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। आपका तो मिश्रा जी के साथ कोई संपर्क ही नहीं था। आपको उनके संबंधों के बारे में कैसे पता? मुझे? जी। कैसी बातें कह रहे हैं आप? अरे किसने कह दिया आपसे कि मैं निखिल के अफेयर्स के बारे में जानता था? मुझे तिलोत्मा जी ने बताया। जनाब वो झूठ बोल रही है। मैं भला पति पत्नी के झगड़े में क्यों पड़ूंगा? तिलोत्मा जी झूठ बोल रही है। 100%। योर ऑनर, सौभाग्य से सलमान साहब और तिलोत्मा जी के बीच जो बातचीत हुई थी, अपने फोन में तिलोत्मा जी ने उसकी रिकॉर्डिंग की है। मुझे विश्वास है कि उसे सुनने के बाद सलमान जी का जनाब क्या कह रहे हैं आप? देखिए मैं मानता हूं, मैं कबूल करता हूं कि तिलोत्मा जी को निखिल के चक्करों के बारे में मैंने ही बताया था। वैसे ये तो मेरा फोन है, इसमें तिलोत्मा जी और आपकी बातचीत कैसे दर्ज की जा सकती है? ये बताइए कि आप ही ने तिलोत्मा जी को मिहिर जी के संबंधों के बारे में बताया था। ये पति पत्नी के निजी संबंध में आपने भांजी क्यों मारी, टांग क्यों उड़ाई? कारण क्या था इसके पीछे? जनाब मुझे लगा कि ऐसा करने से निखिल और तिलोत्मा के बीच तनाव पैदा हो जाएगा, जिसका असर उसकी राइटिंग पर पड़ेगा और उसे काम कम मिलने लगेगा। तो आपने अपने व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता को एक निजी रूप देना चाहा? जी, लेकिन ये कानूनी जुर्म तो नहीं है ना? कानूनी जुर्म एक प्रकार से तो है, क्योंकि जो घड़ी और कलम तिलोत्मा जी ने कूड़ेदान में फेंक दी थी, उसे वहां से उठाकर अपने हत्या स्थल पर रखा। ये कानूनी जुर्म है। जनाब क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बल्कि जब ये खून हुए तब मैं इस शहर में था ही नहीं, बल्कि लखनऊ में था, ऑल इंडिया रेडियो के मुशायरे में। अगर आप चाहें तो वहाँ की रिकॉर्डिंग या फिर तस्वीरें देख सकते हैं। अभी देख सकते हैं पाठक साहब। जी जी, ये देखो, ये सलमान जनाब 18 से लेके 21 तारीख तक वहीं पे लखनऊ में स्टेज पे थे, शायरी बोल रहे थे। खामखा बेचारे सलमान जनाब को आपने यूं घसीटा, इतना संगीन इल्जाम लगाया। बहुत ही घिनौना इल्जाम लगाया है आपने मुझ पर मिस्टर पाठक। क्षमा चाहता हूं आपसे भी। बैठिए। अरे सुनिए, जाने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो देते जाइए कि मिश्रा जी और उन महिलाओं के बीच के संबंधों के बारे में जानकारी आपको कब कैसे कहाँ मिली? मिस्टर धवन से। कब, कहां और कैसे ही आप उसी आदमी से पूछिए जो अपने आप को निखिल का सरपरस्त कहता फिरता है। ऐसी। अरे कब, क्यों, कैसे? तू क्या पूछ रहा है चोर? मुझे क्या पता था मेरी ऑफिस से तस्वीरें चुरा कर तू ऐसे बेहुदा हरकत करेगा। चोर, चोर आदमी है ये, चोर। जो भी हो मिस्टर धवन, आप बताइए कि आप क्या है? ब्लैकमेलर, फोटोग्राफर? वो तस्वीरें आपके पास आई कैसे? करना पड़ता है वकील साहब, करना पड़ता है। अपने मुलाजिमों की डूबती रख और कमजोरियां एक अच्छे बिजनेसमैन को पता होनी चाहिए। जिन जिन लड़कियों के साथ निखिल के अफेयर्स हुए मैं सबको जानता हूं। वो रजनी, दीपाली, लावण्य, सबको जानता हूं। इसलिए मैंने एक डिटेक्टिव हायर करके सारी तस्वीरें भी हासिल कर रखी थी, ताकि निखिल अगर कभी मुझे छोड़कर जाने की बात करे या पैसे बढ़ाने की बात करे तो मैं काबू में ला सकूं उसे इन तस्वीरों को दिखाकर। धवन सर, आप इस हद तक गिर सकते हैं? ऑर्डर, ऑर्डर। आप बैठ जाइए प्लीज। मिस्टर धवन, मिश्रा जी की उन महिलाओं के साथ तस्वीरें आपके पास थी। मिश्रा जी के हर उपन्यास की जानकारी आपके पास थी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 19 से 21 जून आप कहां थे? Oh my,
तो अब कातिल मैं हूं क्या हूं? ये आपके उत्तर पर निर्भर करता है। मैं सिटी हॉस्पिटल के डिलक्स वार्ड में रूम नंबर 227 में था। क्या कर रहे थे आप 227 में? रूम नंबर 227 जहां 18 जून से 22 जून तक मैं एडमिट था किडनी स्टोन के ऑपरेशन की। 5 दिन किडनी स्टोन के ऑपरेशन के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। आपको अगर कोई शक हो रहा है तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए। हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स मैं यहाँ पे पेश कर सकता हूँ अभी के अभी। सारे सबूत हैं मेरे पास यहीं पे पाठक साहब। सबूतों का शॉपिंग मॉल समझ लो मुझे। चेक कर लीजिए 18 से 22 तारीख तक 5 दिन हॉस्पिटल में थे, वही रूम में वही बेड पर, तो वहां लेटे लेटे वो खून कर नहीं सकते, यानी कि आपका तीसरा निशाना भी आप चूक गए। हैट्रिक। लगता है आपकी कमान अब खाली हो गई, वो तीर बचा नहीं। तरस आ रहा है आपका। 5 बज गए, लेकिन लगता है आपके केस के तो 12 बजे हैं पाठक साहब। और नेक्स्ट ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। केडी सर, 3 लोगों पर शक और तीनों के पास ठोस बहाना कातिल ना होने का। सलमान लखनऊ में था, अविनाश हांगकांग में था और धवन मुंबई के हॉस्पिटल में था। तो इसलिए मुझे लगता है कि कातिल ये चौथा इंसान है, गुलशन त्रिपाठी। जी सर, आई एम वेरी श्योर गुलशन त्रिपाठी सर, क्योंकि गुलशन त्रिपाठी निखिल की पत्नी तिलोत्तमा के बहुत क्लोज है। सो मुझे तो लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ प्यार व्यार का चक्कर है, इसीलिए ये दोनों मिलकर निखिल को फंसा रहे थे। नहीं वरुण, मेरा संदेह अब भी इन तीनों पर है, पर कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं। कब, क्यों, कैसे, कहां, क्यों निखिल को फंसाया, और अगर सलमान लखनऊ में था, अविनाश हांगकांग में, तो कब और कैसे मुंबई आए। दूसरी तरफ धवन का हॉस्पिटल से छिपकर बाहर निकलना, हत्याएं करना बड़ी बात नहीं है। तूने कभी अखबार में जो छपता है स्पॉट द डिफरेंस, फर्क बताओ, देखा है? जी सर। मुझे लगता है कि जो तस्वीर हमें दिख रही है उसी के पीछे असल तस्वीर छुपी है। कोई पुलिस को गुमराह करने के लिए सब कर रहा है। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? समझाऊंगा कल अदालत में। मुझे फिर से बुलाने की वजह? एक बार परेशान करके आपका मन नहीं भरा? निश्चिंत रहिए अविनाश जी, अब के बाद आपको यहां आने का कष्ट नहीं दूंगा। कल के अखबार में ये लेख छपा है कायस्थ ग्रुप ऑफ कंपनीज पर। इसमें आपकी और आपके बहन, स्वर्गवासी बहन रजनी के बीच जो तनाव चल रहा था संपत्ति को लेकर, उसकी भी चर्चा हुई है। लिखा है कि आप उस संपत्ति से बेदखल थे। अखबारों का क्या है मिस्टर पाठक, कुछ भी झूठ छापती रहती हैं। I deny it. Of course you deny it. मिस्टर अविनाश कायस्थ, क्या आप इस बात को भी डिनाई करते हैं कि कुछ वर्षों से आप बहुत ही गंभीर कंगाली की अवस्था से पारित हो रहे थे, और अगर आपकी बहन का स्वर्गवास न हुआ होता तो आपको अपने पिताजी की संपत्ति से ढेला भर भी नहीं मिलता? तो अपने बाप के पैसे के लिए मैंने अपनी बहन का खून कर दिया। जी हाँ, और साथ में दीपाली और लावण्य को भी मार डाला ताकि उनकी जायदाद भी आपके नाम हो जाए। You're right, Mr. Jaiswal. On the contrary, to please you this time, I'm wrong. ये दोनों लड़कियों को जानता तक नहीं था, यानी कि बिना वजह दो मर्डर्स। This time you're wrong. बिना वजह नहीं, वजह थी। वजह ये थी कि पुलिस का संदेह मिश्रा जी पर बना रहा है। आप कुछ भी कह लीजिए मिस्टर पाठक, कितने भी गवाह खड़े कर दीजिए मेरे खिलाफ कि मैंने ही सबको मारा है। मैं किसी को मारता तो तब ना, अगर मैं इंडिया में होता, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि मैं यहां नहीं, हांगकांग में था। देखिए देखिए, अब आप कहेंगे ये पासपोर्ट भी नकली है, इस पे लगी हुई इमिग्रेशन की स्टैंप भी नकली है।
प्लीज, अगर आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट को बुलाकर दिखा सकते। प्लीज गो ऑन। एक्सपर्ट को दिखाने की या मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है मिस्टर कायस्थ। मैं जानता हूं कि ये पासपोर्ट असली है, इस पर वीजाज भी असली है और इमिग्रेशन स्टैंप भी असली है। हाँ, तो ये हो सकता है पाठक साहब कि तीनों लड़कियां हांगकांग गई हो मरने के लिए। नहीं मिस्टर जायसवाल, हत्याएं यहीं हुई है मुंबई में। अच्छा, पॉसिबल समझ में नहीं आ रहा। हत्या मुंबई में, हत्यारा हांगकांग में। नहीं मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन के बारे में तो मैंने काफी सुना है। लॉन्ग डिस्टेंस मर्डर, हाउ इज इट पॉसिबल? You have an atrocious sense of humor. हत्याएं यहीं मुंबई में हुई है मिस्टर कायस्थ। तो ये तीनों हत्याएं आपने की हैं। कैसे? आप पासपोर्ट पर डेट चेक कीजिए। मैं उन दिनों मुंबई में आया ही नहीं। नहीं, आप आए थे किंतु इस पासपोर्ट पर नहीं, अपने दूसरे पासपोर्ट पर। What? अच्छा, दूसरा पासपोर्ट। लेकिन केडी, 2 पासपोर्ट होने के बावजूद इन्होंने यहाँ आकर हत्या कैसे की? ये तो हांगकांग में थे। वेरी सिंपल योर ऑनर। सबसे पहले अपने असल पासपोर्ट का प्रयोग करके मिस्टर कायस्थ हांगकांग गए। वहां से अपने नकली पासपोर्ट पर 18 जून को ये हिंदुस्तान लौटे। तीनों हत्याएं करने के बाद 21 जून को ये अपने नकली पासपोर्ट पर फिर से हांगकांग चले गए और अंत में ये इसी पासपोर्ट यानी कि असली पासपोर्ट पर हिंदुस्तान लौट आए। क्या बकवास है मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मेरे पास कोई दूसरा पासपोर्ट नहीं है। अच्छा, और अगर आपके घर और दफ्तर की छानबीन करके हमने वो दूसरा पासपोर्ट बरामद कर लिया तो क्या आप इकबाल जुर्म कर लेंगे? द कोर्ट विल नाउ ब्रेक फॉर लंच। आधे घंटे के बाद हम फिर यहीं मिलेंगे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। किधर है तू? जल्दी ऑफिस पहुंचो। योर ऑनर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे सहायक वरुण को, क्योंकि अगर ये पासपोर्ट थोड़ा और चल जाता तो मिस्टर अविनाश कायस्थ का नकली नाम, वीजाज, इमिग्रेशन स्टैंप्स इत्यादि सब कुछ चल जाता। साथ में मेरी दलील। योर ऑनर, एंट्री इनटू इंडिया 18th जून, एंट्री बैक इनटू हांगकांग 21st June. मिस्टर अमोद खन्ना, क्या मैंने सही कहा? मैंने सही कहा था। इकबाल जुर्म प्लीज। करोड़ों का कर्जा था मुझ पर अंडरवर्ल्ड का, और मेरा बाप प्रॉपर्टी में से 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं था। नकारा था मैं उसके लिए सब कुछ रजनी। इसलिए सारी प्रॉपर्टी उसने रजनी के नाम कर दी। मेरे लिए फूटी कौड़ी तक नहीं। इसलिए मजबूरी में आकर मुझे रजनी को मारने का प्लान बना, ताकि उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। तो स्पष्ट है कि आप मिश्रा जी और रजनी के बीच संबंध के बारे में जान गए थे। हाँ, मैं जानता था। मैंने घर पर निखिल मिश्रा की अधूरी किताब देखी। मुझे लगा यही मौका है। मैंने उस किताब की कॉपी करवाई और जैसे उस किताब में लिखा था
हूबहू वैसे ही मैंने रजनी को मार दिया। और चूंकि आपने मिश्रा जी की बाकी पुस्तकें भी पढ़ी थी, आपने उसी लेख का प्रयोग करके पहले दीपाली को मारा, फिर रजनी को और फिर लावण्या को। आज नहीं तो कल उन सब की लाशें मिलती। मैं चाहता था कि रजनी की मौत भी उनके साथ जुड़ जाए और सारा शक निखिल पर चला जाए। मैं निखिल की कोई निशानी ढूंढने के लिए उसके घर की तरफ जा ही रहा था, तभी मैंने उसकी पत्नी को पेन और घड़ी फेंकते हुए देखा। अब आप इसे मेरी किस्मत समझ लीजिए कि मैं सही वक्त पर सही जगह था। यह खून निखिल और उसकी पत्नी ने नहीं किया है, ना किसी लेखक ने, ना ही किसी फैन ने। ये सारे खून मैंने किए हैं, योर ऑनर। क्या कहूं मैं मिस्टर कायस्थ, आपकी बुद्धि भ्रष्ट न हुई होती, थोड़े से सुकर्म किए होते तो संभवतः आपके पिताजी की संपत्ति में भागीदार होते हैं आप, और वो तीनों निर्मल महिलाएं आज भी जीवित होती। द डिफेंस फाइनली रेस्ट्स योर ऑनर। ये अदालत अविनाश कायस्थ को रजनी कायस्थ, दीपाली सिन्हा और लावण्य मेहरा की मौतों का जिम्मेदार मानते हुए इन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और तिलोत्तमा मिश्रा को इन तीनों कत्लों के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब, फैंटास्टिक केस। मैं तो कहता हूँ इस केस पे आप एक किताब लिखिए, अदालत का अंतिम अध्याय, सुपर हिट। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मैं लिख दूंगा, क्रेडिट दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस समय आपसे क्या कहूं, तो चुप ही रहता हूं। कभी कभी चुप रहने में भी भलाई होती है ना। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।